हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नव सृजन पे। आज हम लोग कक्षा 10 के भूगोल विषय को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित है। इस विषय का आज ये पहला पाठ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारत संसाधन एवं इसके उपयोग, इंडिया रिसोर्सेज एंड इट्स यूटिलिटी। हमारा चैप्टर का नाम क्या है? संसाधन एवं इसके उपयोग। तो इस पाठ को शुरू करने से पहले हम लोग संसाधन क्या है, हम लोग संसाधन के बारे में जानेंगे। तो उसके पहले हम लोग इस शब्द का कुछ अर्थ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले संसाधन जो है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में रिसोर्सेज कहते हैं, ये जो वर्ड है, इसके पहले हम लोग जानेंगे साधन के बारे में। साधन का अंग्रेजी क्या होता है? सोर्स होता है, सोर्स या साधन। तो मुझे लगता है साधन जो शब्द है, इससे आप सब लोग परिचित होंगे। साधन का सिंपल सा मतलब क्या है कि वह कोई भी वस्तु जो हमारे लिए उपयोगी हो या जिसका उपयोग करके हम लोग अपने किसी कार्य को कर सकते हैं, जो हमारे कार्य करने में सहायक हो, उसको कहते हैं साधन। सिंपल सा वर्ड है। अब हमारा इस चैप्टर में साधन से भी और एक वर्ड आगे हम लोग जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है? संसाधन। संसाधन अंग्रेजी में बोलते हैं रिसोर्स या रिसोर्सेज कह सकते हैं। तो ये संसाधन क्या है? संसाधन कहते हैं हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी प्रकार के भौतिक या जैविक वस्तु हम देखते हैं, चाहे वह सजीव वस्तु हो या निर्जीव वस्तु हो, उन सभी वस्तुओं का हम लोग देखते हैं कि किसी न किसी ढंग से हमारे जीवन में उसका उपयोग हम लोग करते आ रहे हैं। जैसे हमारे आसपास विद्यमान है, अगर भौतिक पदार्थ की बात करें तो हमारे आसपास वायु है, जल है, खनिज लवण है, धातु है। तो ये सब जो पदार्थ हमारे चारों ओर विद्यमान है, अर्थात हमारे पर्यावरण में, हमारे चारों ओर जो हमारे आसपास में जितनी भी वस्तुएं विद्यमान है, उन सारी वस्तुओं के द्वारा हमें अपने दैनिक जीवन में काफ़ी मदद मिलता है। तो वो सभी पदार्थ जिसका उपयोग हम अपने जीवन में, हम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए करते हैं, उसको हम लोग संसाधन कहते हैं। संसाधन का सीधा अर्थ क्या है? सिंपल सा परिभाषा है कि वे सभी पदार्थ जिसका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, उसे हम लोग संसाधन कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या सभी वस्तुएं, जितनी भी वस्तु हम लोग देखते हैं या जितनी वस्तुओं के बारे में हमें पता है, या हो सकता है बहुत सारी वस्तुएं हमारे लिए अज्ञात भी हो, तो क्या जितनी भी वस्तुओं को हम लोग देख पाते हैं, क्या वो सभी की सभी वस्तुएं हमारे लिए उपयोगी हैं? और अगर हमारे लिए वो उपयोगी है, तो क्या हम लोग उसका उपयोग करने के लिए किसी प्रकार का हम लोग यांत्रिक, मतलब किसी भी प्रकार का तकनीक की सहारा लेकर के उसको यूज कर पाते हैं कि या ऐसे ही यूज कर पाते हैं? क्या मनुष्य अभी जिन जिन पदार्थों का, जिन जिन वस्तुओं का अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर पा रहा है, क्या उन सभी वस्तुओं का उपयोग वह पहले अतीत काल में कर पाता था? तो अगर आप इस विषय पे थोड़ा सा सोचेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे चारों ओर बहुत सारी वस्तुएं विद्यमान हैं, परंतु उन वस्तुओं को उपयोग में लाने के लिए हमको पहले उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि वह वस्तु हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हो सकता है। और अगर हमको उस वस्तु के बारे में जानकारी हो गई है कि यह हमारे किसी काम में आ सकता है, तो हमको उसके बाद क्या जानकारी होना चाहिए? हमको तकनीक का जानकारी होना चाहिए। किस विधि का उपयोग करके, किस प्रकार के तकनीक का उपयोग करके, या तो वो डायरेक्ट ही हमारे यूज में आ जाए, या हो सकता है कि हमको उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़े, हमको उस पर कुछ कार्य करना पड़े, तब हम उसको अपने उपयोग में ला सकते हैं। तो हम लोग अभी ये सोचेंगे कि क्या सभी वस्तुएं जो हम अपने आसपास देखते हैं, उन सभी वस्तुओं को क्या मनुष्य
अतीत काल से ही उसको उपयोग में ला रहा है, या उसको उपयोग में लाने के लिए मनुष्य क्रमिक रूप से विकास किया। मनुष्य को जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, तकनीकी, प्रौद्योगिकी का ज्ञान प्राप्त हुआ, वैसे वैसे वह बहुत सारी वस्तुओं को अपने उपयोग में लाने लगा। तो आप पाएंगे कि कोई भी वस्तु, जब तक हमको उस वस्तु का प्रकृति, उसके गुण के बारे में जानकारी न हो और उसको उपयोग में कैसे लाए उसका तकनीक पता नहीं हो। सबसे जरूरी चीज क्या है? वस्तुओं की जानकारी होना। दूसरा क्या है कि उसको अगर उसका गुण के बारे में पता है तो हम अपने यूज में कैसे लाए, या वो तो वह डायरेक्ट यूज में आ सकता है, या नहीं तो उस पर कुछ मॉडिफिकेशन, उस पर कुछ तकनीकी सुधार की जरूरत पड़ सकती है। तो मनुष्य को अपना कुछ अन्वेषण के द्वारा, उस पर कुछ तकनीक का प्रक्रिया के द्वारा उपयोग में लाया जा सकता है। और दूसरा जो गौर करने वाली बात यह है कि कोई भी वस्तु हमारे लिए उपयोगी तभी साबित होगा जब वह हमारे लिए लाभप्रद हो आर्थिक रूप से। अब जैसे सपोज करें कि हमारे बिहार में जमुई में सोने का भंडार, हम सब लोग जानते हैं कि जमुई में सोने का भंडार है, जमुई में सोने का भंडार है। तो अगर जमुई में सोने का भंडार है तो हमारी सरकार या हम लोग उसको अब तक क्यों नहीं यूज कर पा रहे हैं? क्या हमारे पास तकनीक नहीं था? हमारे पास तकनीक तो है, क्योंकि हमारा देश अब तो विकसित देश की श्रेणी में आने वाला है, विकासशील है, अभी वर्तमान में बट विकसित देश की श्रेणी में आने वाला है। हमारे पास टेक्नोलॉजी भी ठीक ठाक है। अगर पूरे विश्व की तुलना करें, आज हम लोग मंगल ग्रह पे जा रहे हैं, चंद्रमा पे जा रहे हैं, तो हमारे पास तकनीक भी है। परंतु यहाँ जो गौर करने वाली बात यह है कि कोई भी वस्तु उपयोग में लाने से पहले अब हमको ये भी देखना है कि क्या हम उस पर जितना खर्च करेंगे, जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितना तकनीक लगाएंगे, उन सभी उस वस्तु को यूज करने के लिए जितना खर्च हमको लगेगा और हमें जो चीज़ें प्राप्त होगी या हमें उससे जो उपयोग में, वो जिस उपयोग में ला पाएंगे, वो हमारे लिए आर्थिक रूप से लाभप्रद होगा कि नहीं होगा। ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हम लोग को ये भी देखना है कि कोई भी वस्तु को यूज करेंगे तो यूज करने में जो खर्च आएगा, उस खर्च के बदले में हम आर्थिक रूप से हमको लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और तीसरा जो बात हमको जानना है, या तीसरा जो इसमें सोचने वाली बात है, वो ये है कि हमारा जो संस्कृति है, हम जिस सभ्यता संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, तो उस सभ्यता संस्कृति में उस वस्तु को ग्रहण करने, उसको उपयोग में लाने या उसकी उपयोग में लाने का सांस्कृतिक रूप से सामाजिक मान्यता है कि नहीं, ये तीन चीज होनी ही चाहिए, तभी किसी वस्तु को हम लोग उपयोग में ला पाएंगे, अन्यथा हम लोग उस वस्तु को उपयोग में नहीं ला पाएंगे। तो संसाधन का परिभाषा यह है कि जो हमारे आवश्यकताओं के पूर्ति में सहायक है, वो सभी वस्तुएं जिनको हम अपने उपयोग में ला सके, तो वो संसाधन होगा। परंतु उपयोग में लाने के लिए तीन बातें ध्यान देना है। क्या क्या देना है? कि वह हमारे लिए आर्थिक रूप से लाभप्रद हो, वह जो वस्तु है वह हमारे लिए आर्थिक रूप से लाभप्रद होना चाहिए। ऐसा न हो कि उसको यूज करने के लिए हम जितना साधन लगाए, जितना खर्च करें, उसके बदले में हमें जो प्राप्त हो सर्विस या उससे जो हमें आवश्यकता की पूर्ति हो रही है वह लाभप्रद न हो, तो वो वस्तु संसाधन के रूप में नहीं हम लोग उपयोग में ला पाएंगे। और दूसरा जो बात है वो क्या है कि वह सांस्कृतिक रूप से मान्य होना चाहिए, अर्थात हमारा समाज में हमारा जो रहन सहन का ढंग है उसमें उसको मान्यता मिलना चाहिए। और जो सबसे आवश्यक चीज ये है कि उस वस्तु को उपयोग में लाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी या तकनीक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वस्तु को जानते तो हैं बट उसको हम कैसे यूज में लाए उसका तकनीक ही नहीं पता है, तो भी हम उसको यूज में नहीं ला पाएंगे। तो संसाधन का परिभाषा हम लोग क्या देंगे? संसाधन का परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं कि पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जिनका उपयोग ज्ञात प्रौद्योगिकी तकनीक की सहायता से मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जा सकता है, संसाधन कहलाता है। वो सभी वस्तुएं जिनको अब तक
ज्ञात तकनीक की सहायता से मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ उसमें और एक दो कंडीशन है कि वह या उसका उपयोग जो है आर्थिक रूप से लाभप्रद होना चाहिए और वह सांस्कृतिक रूप से मान्य होना चाहिए, अर्थात उसकी सामाजिक मान्यता होनी चाहिए। अब सपोज करें कि कोई ऐसा पदार्थ है जो हमारे पास इजीली अवेलेबल है और उसका तकनीक भी हमको पता है, परंतु समाज में उसको हे दृष्टि से देखा जाता है। जैसे आप धातु के बारे में चर्चा करते हैं तो गोल्ड भी धातु है और एल्युमिनियम भी धातु है, कॉपर भी धातु है, और ये सभी जो धातु है तो सामाजिक रूप से गोल्ड को ज्यादा मान्यता मिला हुआ है। सोना का जो है सामाजिक वैल्यू बहुत अधिक है, इसलिए उसका दाम भी बहुत है। और एल्युमिनियम जो है उसका उपयोग कम है, सामाजिक रूप से एल्युमिनियम का यूज हम लोग केवल अपने तकनीकी या किसी प्रकार के यांत्रिकी में करते हैं, लेकिन गोल्ड की तरह उसका तो मूल्य नहीं है। इसी तरह से कुछ ऐसा भी पदार्थ हो सकता है जो सामाजिक, जिसका मूल्य ही नहीं हो, जिसको लोग समझे कि नहीं अरे हे दृष्टि से देखे, अरे ये चीज सही नहीं है, तो उस चीज को लोग यूज नहीं करेंगे। तो संसाधन का परिभाषा हम लोग क्या देंगे कि वे सभी वस्तुएं, पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जिनका उपयोग ज्ञात प्रौद्योगिकी या तकनीक की सहायता से मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जा सकता है, परंतु उसका उपयोग आर्थिक रूप से लाभप्रद हो और वह सांस्कृतिक रूप से मान्य होना चाहिए। और हम अपने आसपास जितनी भी वस्तुएं देखते हैं, मनुष्य किसी न किसी रूप में सबका यूज कर ही रहा है। तो जो भी वस्तुएं आप अपने आसपास देखते हैं, जैसे वायु है, जल है, खनिज है, पेट्रोलियम है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, उसके बाद धातुएं हैं, और इवन बहुत सारे सजीव या निर्जीव या भौतिक कह लीजिए या जैव वस्तु कह लीजिए, सबको हम किसी न किसी ढंग से अपने यूज में लाते रहे हैं। तो ये सारी की सारी वस्तुएं संसाधन कहे जा सकते हैं। अब हम लोग संसाधन की जब चर्चा कर रहे हैं तो हम लोग एक प्रमुख बात ये है कि जितनी भी सारी वस्तुएं अभी हम यूज में ला पा रहे हैं वह इसलिए ही ला पा रहे हैं क्योंकि मनुष्य उसको यूज करने का तकनीक जान गया है। हमारे आसपास पेट्रोलियम, जल, खनिज लवण ये सब आदिकाल से उपस्थित है। क्या पहले कोयला नहीं था? क्या पहले पेट्रोलियम नहीं था? क्या पहले जल नहीं था? परंतु मनुष्य उन चीजों को यूज नहीं कर पाता था, विशेष रूप से क्योंकि मनुष्य को उसका तकनीक नहीं पता था। आज हम लोग पनबिजली उत्पन्न कर पा रहे हैं, कोयला से ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं, पेट्रोलियम से हम लोग तरह तरह के कार्य संपादित कर रहे हैं, अपने ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। तो ये सभी पदार्थ तभी हमारे लिए उपयोगी हो पाया है क्योंकि मनुष्य जैसे जैसे उन पदार्थों के बारे में जाना है और जैसे जैसे उसमें मनुष्य अपने तकनीक को विकसित किया है, तो मनुष्य धीरे धीरे उन सभी चीज़ों का आवश्यकताओं की पूर्ति में ला रहा है। परंतु अभी भी बहुत ऐसी वस्तुएं हो सकती है जिसके बारे में मनुष्य तकनीक के अभाव में, जिसका तकनीक नहीं पता है और वह अपने यूज में नहीं ला पाता है। तो सबसे पहली बात यह है, सारे के सारे संसाधन धरे रह जाएंगे या धरे रह जाते अगर मनुष्य अपने तकनीक या अपने बुद्धि या अपने कौशल के द्वारा उसको यूज में नहीं लाता है। तो मनुष्य जो है यह स्वयं भी एक संसाधन है। द ह्यूमन्स आर देमसेल्फ ए बिग रिसोर्स। तो मनुष्य जो है वह भी एक संसाधन है, क्योंकि अगर मनुष्य ना हो तो कोई भी संसाधन यूज में नहीं आ पाएगा। जानवर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना भरण पोषण, अपना पेट भरने के लिए किसी वस्तु का यूज कर सकता है, अपने लाइफ को सुगम बनाने के लिए, अपने लाइफ को आसान बनाने के लिए, अपनी लाइफ का क्वालिटी, गुणवत्ता ऊपर करने के लिए। तो जानवर जो है, जो जीव, मनुष्य के अलावा और कोई जीव जंतु तो बौद्धिक रूप से सक्षम ही नहीं है, और मनुष्य ही वह प्रमुख संसाधन है जो इन सभी वस्तुओं को संसाधन के रूप में परिवर्तित कर दिया या संसाधन के रूप में उसको यूज कर रहा है। तो मनुष्य स्वयं भी एक संसाधन है। अब इसमें हमको एक बात और ध्यान देना है कि संसाधन जो है वह कोई प्राकृतिक उपहार नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम ये नहीं कर सकते हैं कि संसाधन जो है प्राकृतिक उपहार है, गिफ्ट है, क्योंकि गिफ्ट
अगर होता तो जीव जंतु भी उन सारे वस्तुओं को बखूबी यूज में लाते और वो भी अपनी गुणवत्ता को, लाइफ की गुणवत्ता को बढ़ा सकते थे और अपने लाइफ को ईज कर सकते थे। परंतु संसाधन मनुष्य के ज्ञान और उद्यम के द्वारा किया गया एक अन्वेषण है। संसाधन प्राकृतिक उपहार नहीं कह सकते हैं, प्राकृतिक रूप से प्रदत्त कह सकते हैं, प्रकृति द्वारा निर्मित कह सकते हैं, परंतु वह यूज में तब तक नहीं आ सकता है जब तक मनुष्य अपने ज्ञान और उद्यम के द्वारा, अपने अन्वेषण क्षमता के द्वारा उसको उपयोग में न लाए। तो हम ये कह सकते हैं कि संसाधन कोई प्राकृतिक उपहार नहीं है, यह मनुष्य द्वारा आवश्यकता पूर्ति हेतु अपने ज्ञान एवं उद्यम द्वारा किया गया एक अन्वेषण है। एक भूगोलविद है जिम्मरमैन, तो उनका भी यही कहना है कि संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं, संसाधन बनाए जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। और संसाधन के बारे में हम लोग और कुछ बात जो है महत्वपूर्ण है वो ये है कि संसाधन किसी भी राष्ट्र का आर्थिक एवं सामाजिक मेरुदंड होता है, द बैकबोन ऑफ एनी कंट्री, है ना, इकोनॉमिकल और सोशल बैकबोन होता है ये। बिना संसाधन के कोई भी राष्ट्र अपना तरक्की नहीं कर सकता है, हाँ, और वह विकसित नहीं हो सकता है। तो किसी भी राष्ट्र के लिए आर्थिक और सामाजिक मेरुदंड की तरह होता है संसाधन। और संसाधन जो है हमारी सभ्यता एवं संस्कृति को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपको यह वर्ड, यह सेंटेंस आप अगर इस तरह से सोचे कि हमारी सभ्यता एवं संस्कृति संसाधन के द्वारा कैसे निर्मित होते हैं, तो आप ये देख लीजिए कि हमारे देश में जो सभ्यता और संस्कृति विकसित हुई है वह हमारे देश में, हमारे चारों ओर जो संसाधन व्याप्त है उसी से हमारी सभ्यता संस्कृति उत्पन्न हुई है। हम लोग के यहाँ जो संसाधन है हम लोग उसको यूज करते करते हमारे यहाँ एक रहन सहन, एक लाइफ स्टाइल विकसित हुआ। उसी प्रकार से अगर हम किसी गल्फ कंट्री की बात करें, किसी खाड़ी देश की बात करें, किसी मरुस्थलीय देश की बात करें या किसी शीत प्रदेश की बात करें, किसी ध्रुवीय प्रदेश की बात करें, तो वहाँ का सभ्यता अलग है। अंग्रेज लोग कोट पैंट सूट बेल्ट पहनते हैं क्योंकि वहाँ पे क्या था, वहाँ की जो प्राकृतिक बनावट है, वहाँ पे जो लोगों को संसाधन मिले हैं वो हमारे से अलग है। या किसी रेगिस्तान प्रदेश का जो संसाधन है, हम लोग यहाँ पे कैसे चलते हैं, हम लोग यहाँ मैदानी भाग में है तो हम लोग सड़क मार्ग का उपयोग करते हैं, रेल मार्ग का उपयोग करते हैं। लेकिन अगर हम किसी द्वीपीय देश में जाए तो वो लोग जो है परिवहन के लिए बोट का उपयोग कर सकता है, शिप का उपयोग कर सकता है। तो हमारा ये कहना कि सभ्यता और संस्कृति जो है संसाधन के आधार पर ही विकसित होता है। जो देश जिस प्रकार के संसाधनों का उपयोग करेगा या उसके इर्द गिर्द जैसे संसाधन उपयोग में लाए जाएंगे, उस देश का सभ्यता और संस्कृति उसी हिसाब से विकसित होता है। तो आप इस स्लाइड में अभी जो मैंने लिखा है इसको आप, आशा है कि आप इसकी परिभाषा समझ गए हैं और संसाधन के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आप समझ गए हैं। मेरा एक गुजारिश ये भी हो सकता है कि आप लोग अपने इस पाठ को, भारत संसाधन में उसको उपयोग को अपने टेक्स्ट बुक से, जो हमारा बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जो बुक विकसित किया गया है, उसको निश्चित रूप से रीडिंग दे ले, ताकि हम जो पढ़ा रहे हैं उसको और आप अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। तो ये रहा संसाधन का परिभाषा और उसके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट्स। हम लोग इसमें थोड़ा सा और आगे देखें तो अगर हम किसी सेवा या कला की बात करें, जैसे किसी कवि की कविता हो या कोई चित्रकार की चित्रकारी है या किसी गायक की गायकी है, तो ये जो गुण है, ये जो सेवा या जो कला है, उसको भी संसाधन माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि ये जो गुण है, इस गुण के द्वारा वह कवि या वह चित्रकार या वह गायक, हाँ, अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अगर ये गुण उसमें न हो तो वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा है, या अगर वह अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कर पा रहा है तो केवल और केवल उस सेवा या कला के द्वारा कर पा रहा है। तो इस सेवा या कला को भी संसाधन माना जाता है।
अब ये एक ग्राफ है, ये ग्राफ हम इसलिए बनाए हैं, या आपके बुक में भी ये है, मैं उसको थोड़ा सा चर्चा कर देता हूं। ये क्या है, कोई भी वस्तु वह संसाधन कब कहलाएगा, कोई भी वस्तु वह संसाधन कब कहलाएगा, अर्थात उसका दोहन या उपयोग कब हम लोग कर पाते हैं। तो सबसे पहले इन सब के केंद्र में कौन है, मनुष्य है। मनुष्य ही किसी वस्तु को संसाधन के रूप में परिवर्तित कर सकता है। तो मनुष्य कैसे करेगा संसाधन के रूप में परिवर्तित, तो सबसे पहले पर्यावरण में जो विद्यमान पदार्थ है उसकी सहायता लेगा, अर्थात किसी न किसी पदार्थ का गुण और उस पर कोई तकनीक लगाएगा तभी तो हो पाएगा। तो मनुष्य किसी पदार्थ को प्रौद्योगिकी की सहायता से, तकनीक की सहायता से, और संस्थाएं यहाँ पे लिखी हैं, इसका मतलब यह है कि यह एक सटीक रणनीति एवं विकास का काम करता है। मतलब कोई पदार्थ है, उसके बारे में मनुष्य जानकारी प्राप्त करता है और उस पर उपयुक्त तकनीक, उसको कैसे उपयोग में लाया जाए इसके लिए सही तकनीक जो है मनुष्य प्राप्त करता है, या अपने अन्वेषण से सही तकनीक की खोज करता है। और मनुष्य उस वस्तु को तकनीक की सहायता से यूज में लाने के लिए संस्थाएं विकसित करता है, अर्थात जैसे माइनिंग इंडस्ट्री हो गया, खनिज पदार्थ को निकालना और उसको यूज में लाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस से गुजरते हैं। तो मनुष्य क्या करता है, उसके लिए एक इंस्टीट्यूट बनाता है जो उसका रणनीति बनाता है, कैसे हम उसको यूज में लाए, विकास और रणनीति की संभावनाओं पर विचार करता है और उसको सही मायने में ऑपरेट करता है, सही मायने में उसको एग्जीक्यूट करता है। तो मनुष्य पदार्थ को तकनीक की सहायता से अपनी रणनीति और विकास के द्वारा, अर्थात संस्थाओं के द्वारा संसाधन का दोहन अथवा उपयोग कर पाने में समर्थ होता है। तो इस ग्राफ के द्वारा भी आप संसाधन को बारे में समझ सकते हैं कि संसाधन का या कोई भी वस्तु संसाधन कब हो पाएगा, जब किसी पदार्थ के बारे में जानकारी होगी और उस पर उपयुक्त तकनीक हम लोग तकनीक की सहायता लेंगे और सटीक रणनीति विकास किसके द्वारा होगा, कोई संस्था, एक प्रॉपर संस्था बनाई जाती है कि इसको ऑपरेट कैसे करना है, इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, फिर हम लोग उसका उपयोग कर पाते हैं। तो इस प्रकार से भी आप संसाधन को समझ सकते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि संसाधन कितने प्रकार के हैं, अलग अलग आधार पर संसाधन के बहुत सारे प्रकार हैं, तो उसकी चर्चा करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग संसाधन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो विभिन्न आधार पर, विभिन्न कसौटियों पर संसाधन के कई सारे प्रकार हैं। अभी हम लोग पहला प्रकार पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति का मतलब हो गया कि उसका निर्माण या उसका जो गुण है वह किस प्रकार का है। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो प्रकार है, एक होता है जैव और एक होता है अजैव, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं बायोटिक, और ये होता है अबायोटिक। अब जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है, जैव संसाधन मतलब जिसकी प्राप्ति जैव मंडल अर्थात सजीवों के द्वारा, जैव मंडल क्या, जितने भी सजीव का समूह है अर्थात सजीवों के द्वारा जो संसाधन प्राप्त होता है। जैसे पशुधन, पशुधन हमारे लिए काफी उपयोगी है, हम लोग अपने कई सारे आवश्यकताओं की पूर्ति पशुधन से करते हैं। वन्य जीव, वनस्पति, मत्स्य इत्यादि, ये सब जो सजीव हैं और जिनका उपयोग हम लोग अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं वो जैव है। अजैव घटक अर्थात जो भौतिक पदार्थ है, ठीक है, जो पदार्थ निर्जीव है, जो भौतिक पदार्थ है और जिनका उपयोग हम लोग अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, जैसे कि खनिज, चट्टान, वायु, जल, कोयला, धातु इत्यादि। तो ये सब हो गए अजैव घटक। अब इसके आगे एक होता है समाप्यता के आधार पर। समाप्यता जो वर्ड है इसका मतलब वह समाप्त होने की स्थिति, वह समाप्त हो जा रहा है एक बार यूज करके या फिर जो है समाप्त नहीं हो पा रहा है। तो अंग्रेजी बोलेंगे इसका एग्जॉस्टेबिलिटी। समाप्यता, एग्जॉस्टेबिलिटी के आधार पर संसाधन को दो भाग में बांटा गया। एक हो गया नवीकरणीय, इसको बोलते हैं रीन्यूएबल, और इसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल।
ये क्या होता है? नवीकरणीय, जिस संसाधन को किसी भी भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक विधि से हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं या उसको पुनः विकसित कर सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं नवीकरणीय। हाँ, इसमें क्या क्या आएगा? तो जैसे सौर ऊर्जा है, ये तो कभी खत्म होना ही नहीं है। पवन है, उसको भी हम लोग प्राप्त करते हैं और वो ऊर्जा जो है सतत ऊर्जा है, वो खत्म नहीं होना है। जल है, तो जल जो है, आप लोग जल चक्र के बारे में पढ़े होंगे, तो जल जो है ये कभी खत्म नहीं होता है, इसका एक रूप से दूसरे रूप में बदलता रहता है। और हम लोग अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जल का हम लोग अगर जल अधिक कम हो जाए तो हम लोग जल को अगर हम उसको ढंग से भंडारित करें या उसका विवेकपूर्ण उपयोग करें तो पुनः पूर्ति इसकी संभव है। तो जल भी नवीकरणीय है। उसी प्रकार से वन्य जीव भी नवीकरणीय संसाधन है। क्यों? क्योंकि वन जो है ये अगर विवेकपूर्ण ढंग से इसका उपयोग करें और हम लोग नया वन अगर डेवलप करते रहे तो हम लोगों को यह पुनः पूर्ति इसकी हो पाएगी। क्यों हो पाएगी? क्योंकि अगर हम एक वन का अगर हम विनाश अगर उसका उपयोग कर लेते हैं और नया वन लगाते रहते हैं तो कुछ वर्षों में फिर हमें नया वन मिल जाएगा। जैसे वन्य जीव है, तो वन्य जीव जो है अगर किसी सर्टेन जीव का बहुत ज्यादा अगर उपयोग करें या उसको हम लोग किसी भी प्रकार से उपयोग करें और उसका अगर देखें कि जनसंख्या कम हो रहा है तो हम लोग उस पर कुछ रणनीतिक उस पर हमारा कुछ रणनीति बनाएंगे, कुछ उस पर रूल्स लाएंगे और पुनः हम लोग उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन उसको हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा हमारे देश में टाइगर हो गया या लायन हो गया, इसकी जनसंख्या जो है 72 के बाद जो है हमारे आज़ादी के समय तो बहुत ज़्यादा था, बट बाद में इसकी संख्या जो है शिकार के द्वारा या लोगों के शौक के द्वारा या अन्य किसी कारण से उसकी संख्या बहुत कम होने लगी थी। तो सरकार जो है इस जीव को जो है इसको इंडेंजर्ड स्पीसीज घोषित किया और उसके विकास के लिए अभी आप लोग सुने भी होंगे 1-2 साल पहले मोदी जी जो है साउथ अफ्रीका में कहाँ से चीता भी लाए थे ना, तो उसके कुनबे को, उसके आबादी को बढ़ाने के लिए सब प्रयास किया जा रहा है और ये प्रयास सफल भी हो जाता है। कुछ वर्षों में पुनः उसकी संख्या प्राप्त कर ली जाती है। तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन्य जीव इत्यादि नवीकरणीय है। इनको कुछ वर्षों के प्रयास से अगर भंडार अगर कम हो तो कुछ वर्षों के प्रयास में हम लोग भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक विधि से हम लोग इसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल और नवीकरणीय। ये जो संसाधन है इसका विकास लंबे समय अंतराल अर्थात मतलब लाखों करोड़ों वर्ष की अवधि में भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा होता है। मतलब हम लोग इसमें कुछ हमारा कोई तकनीक इसमें काम नहीं करेगा, इसको विकास करने में हमारा कोई भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक विधि द्वारा हम नहीं बना पाएंगे और अगर बना भी पाते तो ये लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष में प्राप्त होता है। तो ये जो है इनका विकास मुख्यतः प्रकृति के द्वारा ही होता है। मनुष्य किसी भी भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक विधि द्वारा इन वस्तुओं को पुनः प्राप्त नहीं कर सकता है, अर्थात ये एग्जॉस्टेबल है, यह समाप्त हो जाने वाला है। नवीकरणीय मतलब जो सतत है, जो समाप्त नहीं होगा। अगर समाप्त होने को है अगर किसी कारणवश तो हम अगर प्रयास करेंगे तो पुनः पूर्ति संभव है। बट अनवीकरणीय वह संसाधन है जिसका विकास लंबे समय अंतराल में भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा होता है और इसको मनुष्य किसी भी प्रकार का यत्न करके इसकी पुनः पूर्ति नहीं कर सकता है। तो ऐसे संसाधन कौन कौन है? जैसे कोयला हो गया, खनिज हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो ये सब जो है हमारे अनवीकरणीय संसाधन है। और अनवीकरणीय भी 2 प्रकार के हैं, एक है चक्रीय और एक है अचक्रीय। चक्रीय बोलते हैं कि जिसको पुनः यूज में ला सकते हैं, पुनः प्राप्ति नहीं, इसको बोलते हैं पुनः उपयोग में ला सकते हैं। जैसे कि लोहा है या तांबा है, तो ये सब जो है हम लोग बना तो नहीं सकते हैं। लोहा, तांबा भी जो है धरती के अंदर जो है ओर के रूप में पाया जाता है और इसका जो निर्माण हुआ है वह प्रकृति प्रदत्त शक्तियों के द्वारा, प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा हुआ है। तो इसका हम लोग पुनः पूर्ति नहीं कर सकते हैं लेकिन पुनः उपयोग किया जा सकता है। जैसे धातु है, लोहा है, तांबा है, सोना है, इसका एक यूज करके फिर से हम लोग इसको किसी भी प्रकार के यांत्रिक विधि द्वारा पुनः उपयोग कर सकते हैं। और कुछ अनवीकरणीय संसाधन एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज करने लायक नहीं रहता है, जिसको हम बोलते हैं अचक्रीय। तो जैसे जीवाश्म ईंधन है, कोयला है, पेट्रोलियम है, तो इनका उपयोग जो है सिंगल यूज होता है, एक बार यूज किए उसका यूज हम दोबारा नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये उत्पत्ति के आधार पर है और ये समाप्यता के आधार पर है। अब हम लोग
आगे और भी कई आधार पर संसाधन का प्रकार किया गया है, उसको हम लोग आगे देखते हैं।